हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको 9th क्लास की जो चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने अब तक आपको डिस्कस किया सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, कब डिस्कवर हुआ, उसके बाद माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बताया मैंने, रॉबर्ट हुक की जो सेल का डायग्राम था, जो सेल उसने देखे थे वो समझाया मैंने आपको, और शेप और साइज ऑफ सेल की बात करी हमने। 9th क्लास का ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में देखिए 2 पेज मैंने डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करके मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्टिविटी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, जो एक्टिविटी आपके दी है, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। पेपर आने वाले हैं आपके, आप इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। मैंने पहले 2 पेज समझा दिया आपको एनसीईआरटी के, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया, सेल का डायग्राम बना के दिखाया, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के सेल जो होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। नर्व सेल, स्मूथ मसल सेल, बोन सेल, स्पर्म सेल, ओवम, फैट सेल, इन सब के डायग्राम बना के दिखाए। अब अगला स्टेज आता है कि सेल एक चारों तरफ से बंद एक बाउंड्री होती है। तो ये बाउंड्री क्या होती है? तो यहाँ पर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर कैसे है? इससे पहले हम ये समझेंगे कि सेल के अंदर कई सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। पार्ट ऑफ द सेल कह सकते हो आप उसको। और जो सेल होते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, कुछ में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सबके अपने अपने काम बटे होते हैं, इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे जब बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर काम बढ़ जाता है, एक सेल के अंदर सारे काम सेल ही करता है, उसके ऑर्गेनल करते हैं। लेकिन जब सेल के डिवीजन ऑफ लेबर की बात आती है तो सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, हमारी बॉडी में क्लीनिंग का काम, पेट पचा रहा है, ठीक है, उसके बाद में डाइजेशन होने के बाद में क्लीनिंग हो रही है, बॉडी से बाहर जा रहा है वो मटेरियल, और सांस ले रहे हैं हम, तो ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ब्रीथिंग हो गई, और सर्कुलेशन यानी कि पूरे शरीर में खून घूम रहा है, हार्ट पंप करके पूरे बॉडी में खून को घुमा रहा है। और इसके अलावा हमारा एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यूरिनेशन हो गया, है ना, ये एक्सक्रीशन हो गया। मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट तैयार होता है, वो वेस्ट अलग अलग फॉर्म में वेस्ट निकलता है। तो कुछ वेस्ट ऐसा भी है जो यूरिन के फॉर्म में, यूरिया हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो यह बात आती है डिवीजन ऑफ द लेबर की। तो सेल मिलकर कई सारे काम करता है, और अलग अलग सेल मिलकर जब टिश्यू बनाते हैं तो काम डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो अपना अपना काम सब करने लगते हैं, जो डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अब बात यह है कि सेल बना किसका होता है? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की सबसे ऊपर हम बात करें तो देखो, एनिमल सेल के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली हो गया। प्लाज्मा जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, जो भी उसका कंटेंट है, जो भी सेल के अंदर है, वो प्लाज्मा उसके अंदर, और प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की झिल्ली, उसके ऊपर जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहली जो झिल्ली जो सेल के ऊपर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल भी होती है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरियल सेल में तो एक लेयर और भी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, स्लाइम लेयर कहते हैं इसको। तो ये जो है इसके अंदर कई सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो हमें समझना होगा कि जो सबसे पहली बाउंड्री होती है सेल की, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि सेल के ऊपर जो भी सेल के अंदर मटेरियल होता है उसको घेरे रखती है मेम्ब्रेन, उसके ऊपर लिमिटेड मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको अंदर जो सेल जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं उसको, उसके पूरे कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो है प्रोटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन जो है वो सेल के ऊपर घेरे रखती है सेल, उसके ऊपर सेल वॉल भी होती है, ये मैंने आपको बताई। और बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर भी होती है। तो 2 बातें होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट सेल में मेम्ब्रेन तो होती है, मेम्ब्रेन तो सभी के अंदर होगी, मेम्ब्रेन तो सभी के अंदर होगी। सेल वॉल प्लांट सेल में, और बैक्टीरियल सेल में, और फंगल सेल के अंदर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। 3 ने मैं नाम बताए, पौधा, प्लांट सेल, फंगस, ठीक है। नॉन ग्रीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फंगस, और उसके अलावा बैक्टीरियल सेल जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर सेल वॉल होती है। अब बात आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो मैंने इसको डिस्कस किया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है,
सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ साइज के मॉलिक्यूल उससे पास हो सकते हैं, कुछ साइज के मॉलिक्यूल उससे पास नहीं हो सकते हैं। तो सिलेक्टिव परमिएबल होती है तो एंट्री कुछ की होती है अंदर, कुछ की नहीं होती है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। देखिए डिफ्यूजन सभी का होता है, डिफ्यूजन सभी का होता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड का भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज ज्यादा से कम की तरफ चली जाती है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की चली जाती है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाती है तो वहां पर क्या किस तरीके से वो फंक्शन करती है। पानी भी होता है, पानी का भी डिफ्यूजन होता है ना, लेकिन उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, पानी का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और अब इसको देखो, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में पानी, एक सोल्यूशन लिया है, एक सोल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम है, कम है कंसंट्रेशन, सांद्रता। इसका मतलब ये इसके अंदर पानी ज्यादा है और इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हो रहा है वो कम है। और सेल के मुकाबले, सेल के सोल्यूशन के मुकाबले जो सेल के अंदर सोल्यूशन है ये कम कंसंट्रेट है, यानी कि हाइपोटोनिक है, कम कंसंट्रेट है, ठीक है। जैसे आप ये मानो कि ये कोई आपकी कोई सेल है और इस सेल का जो सेप है, अंदर का मटेरियल है, वो ज्यादा गाढ़ा है बजाय बाहर के सोल्यूशन। बाहर का सोल्यूशन पतला है और ये ज्यादा गाढ़ा है, तो पानी इसमें अंदर चला जाएगा। इसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, अंदर की तरफ पानी का चले जाएगा। देखो सेल का नॉर्मल साइज ये सेल फूल गया, ये सेल फूल गया। जैसे आप किशमिश को पानी में रख दो तो सुबह तक वो फूल जाएगी, मुनक्का को पानी में रख दो तो सुबह तक फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश और मुनक्का के अंदर कंसंट्रेशन चीनी का ज्यादा है, बाहर पानी में रखा है तो पानी कंसंट्रेशन ज्यादा, लेकिन उसके अंदर कुछ स्वरूप नहीं घुला हुआ, पानी है। तो अगर गुलाबी होगा मान के चलो, तो भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन हमें लेना है, ऐसा सोल्यूशन इसका कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले कम हो। तो कम कंसंट्रेशन होने से क्या होगा, पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चला जाएगा। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है पर पानी का तो ज्यादा है ना, यानी कि पानी अंदर की तरफ चला जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगा। देखो आप रात में किशमिश रख दो, सुबह तक फूल जाएगी, मुनक्का रख दो सुबह तक फूल जाएगी। और ये इसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, सेल का फूल जाना। तो पानी अंदर एंटर कर जाएगा, कब तक एंटर करेगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक अंदर जाता रहेगा पानी। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, पानी जाना रुक जाएगा, इसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने सपोज करो कि कोई अंगूर का दाना लिया और अंगूर के दाने को मैंने क्या किया, चीनी घोल में, चीनी घोल में। तो देखो अंगूर का पानी का अंदर का कंसंट्रेशन यानी कि ये लेस कंसंट्रेट है और बाहर चीनी का गाढ़ा घोल हायर कंसंट्रेट है, यानी कि जो पानी कम होगा अंदर पानी ज्यादा होगा, तो एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। सेल श्रिंक कर जाएगा क्योंकि इसका पानी का साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का पानी इस चीनी घोल में आगे सरक कर ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है। किसका डिफ्यूजन हो रहा है, पानी का डिफ्यूजन हो रहा है। या पानी कम या पानी ज्यादा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। भाई मूवमेंट तो पानी के करा रहे हैं, चीनी का मूवमेंट थोड़ी करा रहे हैं। तो पानी मूव करके बाहर चला जाएगा, इसको एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऐसे सॉल्यूशन में इसको सेल को रखा मैंने जो कि हाइपोटोनिक नहीं है ना हाइपरटोनिक है, ये कैसा है, आइसोटोनिक है। ये कैसा था, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन अंदर कम है, तो इसका पानी बाहर निकल जाएगा, तो इसको एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। अब इसी प्रकार से जब यहां पर इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जो इसके कंसंट्रेशन से मैच करता है, दोनों का सेम कंसंट्रेशन है, तो कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नॉर्मल सेल, सेल नॉर्मल रहेगा। तो ये नॉर्मल सेल का साइज था, यहाँ स्वेल करके मैंने सेल को बड़ा करके दिखाया है, ये पिछला के छोटा दिखा दिया है। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ना पानी इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, ना हायर है किसी तरफ ना लोअर है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर यानी कि इसका सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन के अंदर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम कंसंट्रेशन है। तो ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति होती है कि वो सेल कैसे बिहेव करता है। हमारा सेल को ईंट दीवारों की तरह तो है नहीं कि एक बार लगा दिया छुट्टी, लगातार इंटरेक्ट करता रहता है वो हमारी बॉडी के साथ में, इंटरेक्ट करता रहता है, कुछ लेता है कुछ देता है, तभी हम लिविंग रहते हैं, इसलिए हम लिविंग है। आइसोलेटेड सेल तो है नहीं, बॉडी हमारी लगातार वर्क कर रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, पसीना निकल रहा है, बॉडी से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। तो सेल लगातार इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, कुछ लेता है कुछ देता है। इसलिए जो झिल्ली है जो सेल के ऊपर चढ़ी हुई है उसका सिलेक्टिव परमीएबल, भाई हर चीज तो घुस नहीं सकती उसमें और सब कुछ निकल जाएगा बाहर, तो उसमें बचेगा क्या। तो सिलेक्टिव परमीएबल होती है, कुछ चीज जो नीडेड होती है वो अंदर चली जाती है, कुछ चीज जो नहीं होती नीडेड वो बाहर आ जाती है। इस प्रकृति को मैं ऐसे समझा सकते हैं कि सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो सेल फूल जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा। सोल्यूशन बाहर का हाइपरटोनिक होगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। और अगर नॉर्मल सेल है, दोनों का आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ये और ये दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी है, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो नॉर्मल सेल का रिमेन अनचेंज, सेल का कोई साइज न घटा न बढ़ा। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी अब प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको समझा दूंगा इसके प्रैक्टिकल करके। और ये आपका टॉपिक है। अगले सेक्शन में अब हम आगे से सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे।